मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक पर, कौन सा? लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है ना, पिछले वीडियो में हमने हेनरी लॉ को काफ़ी ड्राइव किया था और हेनरी लॉ को अपन समझाया था कि हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, तो इस टर्म में आपने देखा था कि हेनरी लॉ के लिए एप्लीकेबल के लिए हमने टर्म आपको बता दिया था कि हेनरी लॉ ओनली एप्लीकेबल सोलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कोई गैस अगर लिक्विड में डिजॉल्व करता है तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है ना, तो हेनरी लॉ जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू हेनरी, हमने दो टर्म में हेनरी लॉ को डिफाइन किया था, उसमें दो वीडियो लगा था। ठीक है ना, तो एक टर्म में हमने आपको पहले डिफाइन करके बताया था कि हेनरी लॉ जो होता है ना वो किस पर डिपेंड्स करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। फिर से ध्यान दीजिए, हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड कौन सा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एंड अकॉर्डिंग टू हेनरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है ना, इन विच प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट हमने यूज किया था, जिसको हमने बोला था हेनरी कांस्टेंट, दैट इज एक्स बी इक्वल टू के एच इंटू पी, दैट इज हेनरी लॉ। ठीक है ना, इसको हमको याद रखना है कि हेनरी लॉ है जहाँ पर के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, इस के एच के बारे में, के एच का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है ना, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ इतना जानना है कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन और हेनरी लॉ का लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? अवगुण, ड्रॉबैक्स, यानी हेनरी लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है और ड्रॉबैक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप हेडिंग दीजिए, कौन सा? लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ का क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या है? सिंपली राइट करना है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। यानी हेनरी लॉ तभी अप्लीकेबल होगा, यानी हेनरी लॉ को तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए? अत्यधिक नहीं हो जाए। प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, यानी अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कम होना चाहिए, तब जाके हेनरी लॉ क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। यानी जब गैस का प्रेशर हाई होगा तो वहाँ पर हेनरी लॉ क्या होगा? अप्लीकेबल नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इन लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। व्हाट? द प्रेजेंस ऑफ द गैस इज नॉट, ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा? प्रेशर, याद रखेंगे इसको। सेकेंड पॉइंट है द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी टेम्परेचर भी कम नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा फिर भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हेनरी लॉ में लिमिटेशन क्या है कि हेनरी लॉ हाई प्रेशर पर अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी नहीं लागू होता है। दूसरा, लो टेम्परेचर पर भी अप्लीकेबल नहीं है, लो टेम्परेचर पर भी लागू नहीं होता है। ठीक है ना, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट है द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विथ द सॉल्वेंट। जिस गैस को हम सॉल्वेंट डिजॉल्व कर रहे हैं, जिस गैस को हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इट मीन्स ऑक्सीजन रिएक्ट इन वाटर, ऑक्सीजन को हम वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके अदर फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन वाटर में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर गैस वाटर से रिएक्ट कर जाता है या जिसमें भी डिजॉल्व करे सॉल्वेंट अगर रिएक्ट कर जाता है तो हेनरी लॉ वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होना चाहिए? प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ अप्लीकेबल होगा। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर लो रहेगा फिर भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि जिस गैस को हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, उससे गैस का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका किसका था? लिमिटेशन था 3। एंड थर्ड नंबर पॉइंट जो है, द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सोल्यूशन। द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सोल्यूशन। इट मीन्स गैस जो है उस सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए। गैस जो है वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, किसमें? सोल्यूशन में। और गैस सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो हेनरी लॉ क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। अगर डिसोसिएट हो गया तो वहाँ पर हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग कब कब हेनरी लॉ यूज करेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला हेनरी लॉ कब यूज करते हैं, हेनरी लॉ कब नहीं यूज हो सकता है ये हम लोग जान रहे हैं। पहला, प्रेशर इज ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, यानी गैस का प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया वहाँ पर हेनरी लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। द गैस शुड नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा अगर गैस को हम डिजॉल्व करेंगे तब। एंड थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? फोर्थ पॉइंट, द गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में गैस क्या होना चाहिए? डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, यानी गैस को टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये 4 लिमिटेशन है, इसको माइंड में रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में आता है कि लिमिटेशन ऑफ कौन सा? हेनरी लॉ। तो ये 4 पॉइंट्स को हम लोग राइट करेंगे, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे? पहला, प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। गैस तो डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो गैस जो है वो लिक्विड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए। एंड 4 पॉइंट है, गैस
केमिकल गैस सॉल्वेंट से कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यानी ये लास्ट वाला जो है गैस शुड नॉट डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिमिटेशन थे। अब नीचे इसके लिमिटेशन हेडिंग देखिए, 4 राइट कीजिए, नीचे हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का यूज कहाँ करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ कौन सा? हेनरी लॉ, यानी हेनरी लॉ का यूज कहाँ करेंगे, वो 4 पॉइंट आपको हम लिखाते हैं, इसको आप राइट कर लीजिए। आप नीचे वाला एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ राइट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पॉइंट आपको हम राइट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए कहाँ पर हम हेनरी लॉ का यूज करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में राइट कीजिए, लिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। लिखिएगा प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रेवेज, एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, BEVERAGES, ब्रेवरेज, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज, ठीक है ना। ये क्या होता है? बेवरेज, ठीक है ना। नीचे इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे राइट कीजिएगा सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, तो उसमें भी हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है। क्यों? प्रेशर देकर उसमें गैस को क्या करते हैं हम लोग? डिजॉल्व करते हैं, तो वहाँ भी अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पहले वो हेडिंग दे दीजिएगा प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रेवेज, और उसके नीचे स्टार देके लिखिएगा, स्टार मार्किंग करके नीचे लिखिएगा इसका, ठीक है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स कामा सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक कामा सोडा वाटर and other carbonated beverage, ये वाला beverage, another carbonated beverage contains dissolved carbon dioxide, यानी सिंपली हम लोग याद रखेंगे सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में हम लोग कौन सा लॉ अप्लीकेबल होता है? वहाँ पर हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। सिंपली याद रखेंगे सोडा वाटर और कौन सा? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में जनरली याद रखेंगे। एंड पॉइंट नंबर सेकेंड लिखिएगा, पॉइंट नंबर सेकेंड, फंक्शनिंग of lungs, functioning of lungs, functioning of lungs, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया लंग्स में, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ लंग यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसको सांस लेने में, ब्लड प्रेशर में या ब्लड में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, ब्लड का प्रेशर घटाने या बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जनरली किसका यूज करते हैं हम लोग? हेनरी लॉ का। तो आप सिंपली इसको लिख लीजिएगा सेकंड में, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, यानी फंक्शनिंग ऑफ लंग्स में किसका यूज करते हैं हम लोग? हेनरी लॉ का यूज करते हैं। फर्स्ट किस में यूज करते हैं? सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक के फॉर्मेशन में हम इसका यूज करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करते हैं। सेकंड किस में? फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, लंग्स के फॉर्मेशन यानी ब्लड का प्रेशर बढ़ाने या घटाने के क्रम में भी हम लोग हेनरी लॉ को अप्लीकेबल करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर थर्ड में लिखिएगा एनोक्सिया इन क्लाइंबर्स, एनोक्सिया इन क्लाइंबर्स। ये एनोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया इन क्लाइंबर्स, एनोक्सिया होता क्या है ये? तो जब हम लोग क्लाइंबर्स यानी जब ऊंचाई पर हम लोग चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ है, हुआ बहुत ऊंचाई है पहाड़ का, अगर पहाड़ पर हम चढ़ते हैं तो बहुत ऊपर जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन उतने उपस्थित नहीं रहता है, ब्लड का प्रेशर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो उस समय में हम लोग एक
किट लेकर जाते हैं वहाँ पर। एक हमारे पास एक किट रहता है, चाहे एक उसमें हाई प्रेस्ड गैस को लेके जाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद हमको ऑक्सीजन लेने में क्या होता है, सुविधा होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। आप नीचे इसके लिख लीजिए, एनॉक्सिया इन क्लाइंबर्स के नीचे लिखिएगा स्टार देके थोड़ा सा, ताकि आपके माइंड में रहेगा जो व्हाट इज एनॉक्सिया, स्टार देके लिखिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। एट हायर, इसके नीचे लिखिएगा, एट हायर altitudes, 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 the partial pressure of gas, oxygen, sorry, the partial pressure of oxygen, the partial pressure of oxygen is less than that at ground level, that at ground level. एट ग्राउंड लेवल, इट मीन्स जब हम हाई पर, बहुत ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो ऊपर जाने के बाद ग्राउंड लेवल से वहाँ का प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। और वहाँ पर प्रेशर लो हो जाने का होता क्या है, शरीर में बहुत जगह दर्द होने लगता है, या वहाँ पर वीकनेस महसूस होने लगता है, यानी सांस लेने में परेशानी होती है और वीकनेस महसूस होने लगता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो कोई बोलेगा एनॉक्सिया समझा सकते हैं, कहेंगे जो एनॉक्सिया रिलेटेड टू क्या, क्लाइंबिंग, कौन सा, हाई, पहाड़ पर जब ऊंचा, बहुत ऊंचा चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद वहाँ पर प्रेशर जो क्या होता है, घट जाता है। जो प्रेशर ग्राउंड लेवल पर होता है वो प्रेशर वहाँ पर नहीं रहता है, और उस कंडीशन में कोई भी ह्यूमन बॉडी के जो होता है उसको वीकनेस महसूस होता है, ठीक है ना। और सांस लेने में भी क्या होती है, तकलीफ होती है, यहाँ के मर भी जाता है इस प्रोसेस में। और ये जो कठिनाई आती है, ये जो डिफिकल्टी होती है, ये जो कंडीशन होता है एट हाई, ठीक है ना, ऊंचाई पर ये जो कंडीशन होता है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर, मतलब हाई प्रेशर वाले ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हेनरी लॉ का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रोसेस ऑफ एनॉक्सिया एल्सो यूज हेनरी लॉ, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर आप 4 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा, डीप सी डाइविंग में, डीप, DEEP, डीप सी डाइविंग, जब समुद्र के नीचे जाते हैं, डाइविंग, डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइविंग, ठीक है ना। यानी जब समुद्र के नीचे भी जाते हैं, काफ़ी नीचे और गहराई में, काफ़ी ऊंचाई पर जाएंगे, फ्री प्रेशर लो, जब काफ़ी नीचे जाते हैं उस समय भी मनुष्य के शरीर में प्रेशर को लो हो जाने से, इसके नीचे थोड़ा राइट कर लीजिए आप, डीप सी डाइविंग में, तक थोड़ा सा आप माइंड में रहेगा। नीचे लिखिएगा, स्कूबा, SCUBA, स्कूबा किट का नाम होता है, ठीक है ना। आप सिर्फ लिखिए स्कूबा सफर फ्रॉम द पेनफुल इफेक्ट्स, SUFFER, suffer from the painful effects called bends, when they come towards the surface, comes towards the surface, full stop. These painful effects arise due to, these painful effects arise due to decompression of gases, decompression of gases dissolved in their blood, in their blood while breathing air, BREATHING, breathing air at high pressure underwater, underwater, ठीक है ना। इसको सिंपली हम समझ लेते हैं ऐसे, आप सिर्फ डीप सी डाइविंग लिख दीजिएगा, समझ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा हैंडल एप्लीकेबल होता है। नहीं तो उसको समझाने के लिए समझाएंगे, स्कूबा एक किट होता है, ठीक है, नीचे जब जाता है
नीचे जब हम समुद्र गहराई में ज़्यादा नीचे जाएंगे तो जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर शरीर में बहुत सारा दर्द होने लगता है। नीचे काफ़ी गहराई में जाएंगे तब ऐसा क्यों होने लगता है, क्योंकि ये जो गैस जो डिजॉल्व है, ब्लड के अंदर जो गैस रहता है शरीर के अंदर डिजॉल्व होता है, वो डिकम्पोज होने लगता है और टूटने से क्या होता है, काफ़ी दर्द होने लगता है। इसीलिए वहाँ पर एक किट हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जो नीचे ड्राइविंग करने जाता है, जो नीचे जाता है वो एक किट लेके जाता है जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन गैस क्या रहता है, रखा रहता है, जिसको वहाँ सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत नहीं होती है। तो उस प्रोसेस में भी एयर को, गैस को डिजॉल्व करने में या कंप्रेस करने में हेनरी लॉ का उपयोग होता है, ठीक है ना, या यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली आपका 4 प्रोसेस है, ठीक है ना। ये ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे स्कूबा नीचे जाते हैं तो किट कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन कितना परसेंट में होता है, ये सब वहाँ पढ़ना है आपको। सिंपली माइंड में इतना रखना है, ठीक है ना, कि हेनरी लॉ का जो यूज करते हैं फंक्शन ऑफ लंग्स, सोडा वाटर, ठीक है ना, या जो भी बनाने के लिए ड्रिंक्स होता है, सोडा ड्रिंक्स बनाने में या सोडा वाटर बनाने में, या फंक्शन ऑफ लंग्स में यूज करते हैं एनॉक्सी, यानी पहाड़ पर जब ऊंचे चढ़ते हैं तब, या समुद्र के नीचे गहराई में जाते हैं तब, दैट इज कॉल्ड डीप सी डाइविंग, जब नीचे जाते हैं तब। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, हेनरी लॉ का। किसे यूज करते हैं, हेनरी लॉ का। तो ये 4 एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। ये 4 एप्लीकेशन को आप सिर्फ राइट कर लीजिएगा, डीप सी डाइविंग, ये 4 पॉइंट सिर्फ याद रहना चाहिए। फंक्शन ऑफ लंग, एनॉक्सिया प्रोसेस क्या होता है उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आपके पास अगर एक साइड बुक होगा तो उसमें भी थोड़ा क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। साइड बुक से भी स्टडी कर लिएगा, समझ में आ जाएगा जहाँ क्या होता नहीं। फिर भी आप इतना भी काम करके रखिएगा, आपका काम चल जाएगा एप्लीकेशन में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप राइट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, ओके, आप हेडिंग दे दीजिएगा, ये रहा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्ट। हेडिंग दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दे दिए होगा हेडिंग। ओके, नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें भी एक लॉ आएगा, ठीक है ना। वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ जो आएंगे उसको ना बोलते हैं रॉल्स लॉ। कौन सा आएगा, एक रॉल्स लॉ इसमें अप्लीकेबल है। पहले वेपर प्रेशर को हम अच्छे समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है ना। आपने हेडिंग दे दिया है, वेपर प्रेशर क्या होगा। वेपर आप समझ रहे हैं क्या होता है, जब वाटर क्या होता है, वेपोराइज होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आप किसी भी पानी को, एक बोतल या एक गिलास पानी ले लीजिए और उसके ऊपर किसी अच्छे बर्तन से उसको ढक दीजिए, कोई टेम्परेचर नहीं, एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, जिस समय अभी जो टेम्परेचर है दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर एक गिलास पानी लेकर और उसको किसी बर्तन से ऊपर से ढक दीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि उसमें जब उस बर्तन को ऊपर से हटाइएगा तो उसको देखिएगा सतह पर पानी का बूंद सटा हुआ रहता है। इट मीन्स क्या, वेपर्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेपर्स बोलेंगे। यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर भी क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है, ठीक है ना। यानी वेपोराइजेशन, वाटर का वेपोराइजेशन होता है, ठीक है ना। तो वो जो वेपर होता है, नॉर्मल वाटर का जो वेपर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ऊपर स्ट्राइक करता है। वो फिगर के मार्फत, फिगर से हम लोग आपको समझाएंगे, ठीक है ना। पहले उसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए। वेपर प्रेशर कह रहा है, जनरली आप समझ रहे हैं कि वेपर किसका होगा, वाटर का होगा। किसी भी सोल्यूशन होगा तो उसका वाटर होगा, या कोई भी अगर सॉल्वेंट है तो उसको वेपोराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपोराइजेशन और क्या होगा, राइज करेगा। और टेम्परेचर ज़्यादा देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी जल्दी से उबलता है और वेपर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट एट नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना, वेपर वाटर ऑल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर भी वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। जैसे कपड़ा का सूखना, ठीक है ना, कपड़ा में बहुत सारा क्या रहता है, पानी रहता है, उसको चारों तरफ से वाटर भीगा हुआ रहता है। बट टेम्परेचर नाइट में भी क्या होता है, वो कपड़ा सूख जाता है। इट मीन्स वेपोराइजेशन जो हो रहा है, इवेपोरेशन, ये वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी होता है, स्लो होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। टेम्परेचर जब राइज करेंगे तो वेपोराइजेशन भी क्या करेगा, राइज करेगा। हमेशा याद रखेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वेपोराइजेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो आप पहले इसको डिफिनेशन राइट कीजिए, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स एबव द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये हमने पढ़ा वेपर, व्हाट इज प्रेशर। तो वेपर जो प्रेशर लगाता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। पहले हम लोग वेपर समझ रहे थे, वेपर होता क्या है। तो वेपर वाटर का होता है या किसी भी लिक्विड का वेपर होता है। वेपर मतलब वो वाष्पीकरण करेगा, वाटर मतलब वाष्प के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। गैसियस होगा तो गैस तो बोल नहीं सकते, वाष्प बोल सकते हैं, वेपर बोल सकते हैं। अब बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जब लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, कौन, वेपर प्रेशर,
दैट इज कॉल्ड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज कॉल्ड कौन सा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। आप पहले इस डिफिनेशन को राइट कर लीजिए, फिर से एक बार समझाते हैं डिफिनेशन को, आप देखिए ध्यान दीजिए। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर कौन एग्जर्ट करता है, लगाता है, वेपर्स, एबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के एबव यानी ऊपर, इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो पहले डिफिनेशन को राइट कीजिए, आपको एक फिगर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये रहा, अगर वाटर मॉलिक्यूल से थोड़ा नीचे से फिगर ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से क्लोज सिस्टम है, ठीक है ना। जब वेपराइज होगा तो इसका वेपर किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये यहाँ पर कंटेनर के जो आउटर साइड है इस पर भी स्ट्राइक करेगा, और इस ऊपर पर, इस सरफेस के ऊपर, ये लिक्विड सरफेस है, लिक्विड सरफेस के ऊपर भी क्या करेगा, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है ना। एट रिटर्निंग प्रोसेस में यहाँ प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है, इस कंटेनर के जो चारों तरफ प्रेशर लग रहा है, ये कौन सा प्रेशर लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, दैट इज द सरफेस ऑफ लिक्विड, एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, यानी चारों तरफ ये प्रेशर क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है। जो वाटर के वेपराइजेशन से प्रेशर, जो वेपर्स जो बन रहा है, अगर ये क्लोज सिस्टम है तो ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एट द सरफेस ऑफ कौन सा, लिक्विड। तो ये एक वेपर प्रेशर हुआ जनरली, तो हम लोग समझ जाएंगे जब वेपर प्रेशर एग्जर्ट बाय द वेपर एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड कौन सा, वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे हैं तब, और टेम्परेचर को राइज करेंगे तो यही जल्दी वाष्पीकरण होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। जब खाना चावल बनता है तो देखते हैं चावल को पहले गर्म करने के लिए रखते हैं, तो चावल के ऊपर से जो बर्तन रखा रहता है, ढक्कन जो ऊपर से हम लोग रखते हैं, तो देखते हैं जब चावल गर्म करते हैं तो ढक्कन ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, यानी जो वाटर वेपोराइज होता है वो ढक्कन को ऊपर उठाता है, तो वो ढक्कन के ऊपर क्या लगता है, वेपर प्रेशर लगता है। प्रेशर का कारण क्या होता है, ऊपर उठा देता है, फिर नीचे आता है, कब, जब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है तो नीचे आता है, फिर ऊपर से वेपर प्रेशर पड़ता है तो फिर ढक्कन को ऊपर उठाता है। ये जनरल केस आपके घर में भी होता होगा, यानी वो जो प्रेशर एडजस्ट कर रहा है, नीचे हम पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी को जिस बर्तन में रखे हैं उसको ऊपर से ढक कर रखे हुए, उस बर्तन को उठा देता है, किसी कारण, वेपर प्रेशर का। वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, एग्जिस्ट होता है एट हाई टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर वही प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर इतना नहीं होता कि ढक्कन को उठा दे। हम कहें ना, एक गिलास पानी ले लीजिए और उसको कुछ से ढक कर रख दीजिए, सिंपली, कुछ हीट उट नहीं करना, गर्म नहीं करना, फिर भी आप आफ्टर सम टाइम 2 4 5 घंटे के बाद देखेंगे कि वाटर आधा गिलास पानी है, फिर भी आप देखिए जिस बर्तन से आप ढके हुए उसके सरफेस पर थोड़ा ना थोड़ा क्या होगा, वाटर का बूंद उसमें लगा हुआ रहता है। देखिएगा आप भी ये जनरल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, इट इज़ वेपराइज होता रहता है और उस पर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उस बर्तन को ऊपर कर दे, ठीक है ना। तो ये हुआ वेपर प्रेशर, नीचे इसको फिगर बना लीजिएगा, दैट इज वेपर प्रेशर। इसको आप कर सकते हैं, इसको कौन सा, वाटर। अब होता है कि वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, ये तो सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, ये सॉल्वेंट हो गया, प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं इसको, जिसमें कुछ मिक्स नहीं है, ये प्योर सॉल्वेंट हुआ जिसमें कोई सॉल्यूट मिक्स नहीं है, ओनली क्या है, वाटर है, एज ए सॉल्वेंट ओनली वाटर है। लेकिन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होगा, सोल्यूशन का होगा जिसमें सॉल्यूट मिक्स करेंगे, जब सॉलिड को इसी में किसी को मिक्स कर देंगे तब उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, वाटर है इसमें किसी सॉलिड को मिक्स करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। अब सॉलिड का भी नेचर बहुत होता है, वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल है, वो घुलने वाला होता है, घुलने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा वो कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले स्फीयर को बनाइए, नीचे हेडिंग दीजिए कौन सा, फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स, जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का डिपेंड्स करता है। हेडिंग दीजिए, आप फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा नेचर ऑफ लिक्विड्स, यानी वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सोल्यूशन का किस पर डिपेंड्स करता है, पहला नेचर ऑफ लिक्विड्स पर, लिक्विड का नेचर कैसा है, इसके नीचे हम राइट करते हैं, पहले इसको आप हेडिंग दीजिए, नेचर ऑफ लिक्विड्स पर डिपेंड्स करता है। अब इसको मिटा देते हैं, आप लिख लिए होइएगा। नेचर ऑफ लिक्विड्स, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा था,
यानी किस पर डिपेंड्स करता है, लिक्विड के नेचर पर, नेचर ऑफ लिक्विड्स। नेचर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है ना। इसके नीचे स्टार देख लिखिएगा, लिक्विड्स विच हैव, नीचे लिखिएगा लिक्विड्स विच हैव वीक इंटरमोलिकुलर, liquids which have weak intermolecular force are more volatile, because their molecules have greater tendency to escape escape into vapor phase, so they have larger vapor pressure, यानी अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कमज़ोर रहेगा किसी भी लिक्विड के और पार्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच का अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा, वैसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल को, लिक्विड के मॉलिक्यूल को क्या करता है, बांध कर रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, खींच कर रखता है, बांध कर रखता है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी एस्केप भी करेगा, यानी जल्दी वेपोराइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा लिक्विड जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, उसका वेपोराइजेशन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बहुत सिंपल बात है। जिस मॉलिक्यूल का, मान लीजिए किसी को भी तोड़ना, ये मार्कर को और ब्रेक करना, दैट इज सॉलिड नॉट लिक्विड, बट इसको ब्रेक करना है, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसके कारण इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। बट लिक्विड में, कुछ लिक्विड का क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम होता है, बट कुछ लिक्विड में भी डिफरेंट लिक्विड का मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल है, इथाइल अल्कोहल है, इन सब के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वैसा लिक्विड जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, अगर वो कमज़ोर होगा तो ईजिली ब्रेक करेगा, आसानी से टूट जाएगा, ड्यू टू दिस ईजिली एस्केप करेगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल में एक लिख सकते हैं नीचे, ये दो सॉल्वेंट है, दोनों लिक्विड ही है, बट दोनों का वेपर प्रेशर में क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल में नीचे आप लिख लीजिए, नीचे एग्जाम्पल क्या है, डाई मिथाइल ईथर हैज लार्जर वेपर प्रेशर, डाईमिथाइल ईथर हैज लार्जर वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल, डाईमिथाइल ईथर का, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है किससे, इथाइल अल्कोहल से। दोनों सॉल्वेंट है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। डाईमिथाइल ईथर का फॉर्मूला CH3O, ये ईथर का सिंबल होता है CH3, दैट इज आल्सो सॉल्वेंट, ठीक है ना। डाईमिथाइल ईथर ये, और एक इथाइल होता है अल्कोहल, आप पढ़े हैं नोमेनक्लेचर में, CH3CH2OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बोल सकते हैं। जब दोनों को वेपोराइज करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना, तो ये डाईमिथाइल ईथर का जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो ये जल्दी वेपोराइज हो जाता है, और इथाइल अल्कोहल वेपोराइज जल्दी नहीं होता है। बट दोनों लिक्विड है, बट डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, उस पर डिपेंड्स करता है किसका वेपोराइजेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दैट केस डाईमिथाइल ईथर हैज लार्जर वेपर प्रेशर देन इथाइल अल्कोहल, बिकॉज डाईमिथाइल ईथर हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इट विथ रिस्पेक्ट टू इथाइल अल्कोहल। ओके, इसके लिए डाईमिथाइल ईथर का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इथाइल अल्कोहल का क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ रहे थे जो इफेक्ट डालता है नेचर ऑफ लिक्विड्स, यानी नेचर ऑफ लिक्विड्स
पर भी डिपेंड्स करता है कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, आप समझ गए। नेचर ऑफ लिक्विड्स यानी ओनली माइंड में ये सेक्टर करना, नेचर ऑफ लिक्विड्स हमको जानना क्या है, तो उसके बीच का मॉलिक्यूल के, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उसके बीच में लगता है वो ज़्यादा या कम पर डिपेंड्स करता है। कम होता है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वो जल्दी एस्केप करता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अधिक होता है, वो जल्दी ब्रेक करता नहीं है, जल्दी एस्केप करता नहीं है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कौन सा था, नेचर ऑफ लिक्विड्स। इसको आप राइट कर लीजिएगा। ज़्यादा क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ज़्यादा, यहाँ पर कौन क्या ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर। वीपी इट मीन्स कौन सा, वेपर प्रेशर, यानी डाइमिथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का कम होगा, डाइमिथाइल ईथर का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर भी डिपेंड्स करता है। यानी वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड्स करता है। ठीक है ना, हम बताए थे कि टेम्परेचर को राइज करेंगे और टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सब लोग जानते हैं, जो हम लोग देखते भी है। ये ठंड पानी सीधे रख दीजिए वो भी वेपराइज होगा, एक दिन सूखेगा वो पानी बचेगा नहीं, बट जब उसको हीट करेंगे तो जल्दी वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, यानी वेपर प्रेशर जो होगा Vp वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाएगा, टेम्परेचर को हो जाएगा। यानी यहाँ टेम्परेचर को अगर हम राइज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, राइज करेगा। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज दैट इज INC, INC मीन कौन सा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कॉमन सिंपल है टेम्परेचर। ठीक है ना, तो टेम्परेचर हेडिंग दीजिए, नीचे पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हेडिंग देकर पहले लिख लीजिए, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको नीचे राइट कर लीजिए। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट एरो देके लिखिएगा, एरो देके लिखिए, लिखिएगा द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, the variation of vapor pressure of a liquid with temperature is given by the equation log, नीचे लिख लीजिएगा, P2 अपॉन कौन सा, P1 इक्वल टू डेल वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, VAP लिख सकते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है ना, T1 टेम्परेचर प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर प्रेशर कौन सा, P2 है। एंड डेल VAPH का मतलब हुआ इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, R कौन सा है, गैस कांस्टेंट है। तो इसके बीच में एक रिलेशन हुआ था। ठीक है ना, इसको कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, कैप्लियंस ने। एक पीछे भी इस रिलेशन को हमने एक बार बताया था, कैल्सियस कैप्लियंस, कैलेपेयरन्स। ठीक है ना, CLAPEYRON, कैप्लियंस। ठीक है ना, इस साइंटिस्ट ने इस रिलेशन को बताया था। ठीक है ना, कि P1 और P2 क्या है, P1 क्या है, फिर माइंड सेटअप कीजिए, T1 टेम्परेचर का प्रेशर कौन सा है, P1 है, और T2 टेम्परेचर प्रेशर कौन सा है, P2 है। तो इसके नीचे राइट कर लीजिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा स्टार देके। ठीक है ना, पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए, कैल्शियम कैप्लियर्सन ने दिया था, नीचे इक्वेशन में लिख लीजिएगा, नीचे
P1 and P2 आर वेपर प्रेशर, P1 एंड P2 यहाँ पर लिख लीजिएगा, P1 एंड P2 आर, P1 and P2 are vapor pressure, P1 and P2 are vapor pressure at temperature T1 and T2, at temperature T1 and T2 respectively, T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। यानी T1 टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट का प्रेशर P1 है और T2 टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट का प्रेशर कौन सा है, P2 है, तो उसके बीच में एक रिलेशन उन्होंने बताया था, कौन सा, कैल्सियस कैप्लियर्स ने, कि लॉग P1 P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 2.303 आर, आर कौन सा यहाँ पर है, आर जो है ये गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। तो इसको सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है और किस साइंटिस्ट ने दिया था, इसमें कौन क्या है। P1 अगर ये न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे कि T1 टेम्परेचर पर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पर प्रेशर P2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये कांस्टेंट है, आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, गैस कांस्टेंट रहता है, जिस गैस का रहेगा उसका वैल्यू दिया रहेगा, तो आर का वैल्यू 0.082 इस आसपास में होता है, ठीक है ना। तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा, तो हमको निकालना कौन रहेगा, हीट ऑफ कौन, इंथैल्पी ऑफ कौन सा, वेपोराइजेशन। यहाँ से हम इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि माइंड में रखना है कि लॉग P2 अपॉन P1 यानी जो प्रेशर है उन दोनों का रेशियो एंड इक्वल टू लॉग के साथ है डेल वेपोराइजेशन, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम राइट करेंगे, नीचे एक और स्टार देके आप लिख लीजिएगा, डेल VAPH, इट मीन्स यहाँ पर लिख लीजिएगा बराबर में इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन VAPORISATION ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड, और एक स्टार देके आर इक्वल टू लिख लीजिएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। यूनिवर्सल आर इक्वल टू कौन सा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जनरली क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। जो लिमिटेशन है उसको 4 पॉइंट है उसको कंप्लीट करना है, एंड जो एप्लीकेशन है एनोक्सिया, क्लाइंबर, ठीक है ना, एनोक्सिया में यूज करते हैं, क्लाइंबर में यूज करते हैं, सोडा ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना, या फिर आप डीप सी वाटर में जाते हैं वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका कौन सा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कौन सा, वेपर प्रेशर, यानी प्रेशर जो किसी लिक्विड द्वारा एग्जर्ट होता है, एग्जर्ट करेगा ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, डेट इज कॉल्ड कौन सा, वेपर प्रेशर। हमने फिगर में आपको बताया था जब वेपराइज होगा ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे, ठीक है ना। और एक रिलेशन था जब टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, कौन कौन सा होता है वेपर प्रेशर के इफेक्ट डालता है। तो फर्स्ट में मैंने बताया था आपको नेचर, व्हाट इज नेचर, द नेचर इट मीन्स अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो कमज़ोर होगा, जल्दी ब्रेक करेगा, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वेपोराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड सेकेंड कौन सा, टेम्परेचर, द टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। सो कैल्सियस कैप्लियर्सन ने एक रिलेशन दिया था टेम्परेचर पर कि T1 पर अगर प्रेशर P1 है और T2 पर प्रेशर अगर P2 है, देन वी कैलकुलेट द हीट ऑफ वेपोराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से राइट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, रॉल्स लॉ, इसलिए यहाँ तक आप कंप्लीट कराइएगा। रॉल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। अब हेनरी लॉ पर जो बेसिस पर क्वेश्चन है उसको आपको हम आगे करा देंगे, ठीक है। ओके, राइट कीजिए।